सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं राहुल सर आपको इतिहास के काफी सारे चैप्टर कराने की कोशिश करूंगा और इसमें आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कि 12वीं कक्षा में ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक करके सारे चैप्टर्स को क्या कराऊंगा, कवर कराऊंगा। इस सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, नोट्स के माध्यम से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि चैप्टर है क्या। चैप्टर का नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां। ईंट क्या होती है? ईंट मतलब जो हम यूज करते हैं घर बनाने में। मनके मतलब मोती। अस्थियों का मतलब होता है हड्डियां। यानी प्राचीन काल में जो लोगों की हड्डियां थी, उन हड्डियों का लोग किस प्रकार प्रयोग करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न जो है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, साफ तौर पे लिखा हुआ है, उपमहाद्वीपीय सभ्यता में जो लोग थे वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, उपमहाद्वीपीय सभ्यता क्या है। हड़प्पा सभ्यता, जिसका समय काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना गया है, और इसके कई सारे नाम हैं। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा नगरीय व शहरी सभ्यता, चौथा उपमहाद्वीपीय सभ्यता, ठीक है, और पांचवा कांस्य युगीन सभ्यता। हर एक नाम के पीछे क्या है, एक एक करके इतिहास है। तो पहला प्रश्न आपका यही था, उपमहाद्वीपीय सभ्यता में हमें यह बताना है कि वो लोग किस प्रकार जीवन यापन करते थे। उत्तर की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, उपमहाद्वीपीय सभ्यता जो एक विशालकाय सभ्यता थी, इसमें लोग जो थे वो निम्न प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। तो सबसे पहला पॉइंट है शिकार। हड़प्पा के निवासी कई प्रकार के जानवरों का शिकार करते थे, जिसमें जंगली सुअर, घड़ियाल और हिरण। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। पशुपालन। हड़प्पा निवासी अनेक प्रकार के पशुओं को पालते थे, जिसमें भेड़, बकरी, भैंस। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं जिनको वो पालते थे। ठीक है, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मत्स्य पालन। अब एक ऐसी सभ्यता है तो उसमें भाई मत्स्य पालन भी होगा। मत्स्य पालन का मतलब ही क्या होता है? मछली पालन। तो मछली पालन भी वो लोग करते थे। नंबर 4 है आपका कृषि। हड़प्पा के निवासी अनेक प्रकार की खेती करते थे, जिसमें जौ, बाजरा, राई, तिल, सफेद चना। ठीक है, इन सारे के सारे अनाजों को वो क्या करते थे, उगाते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, किन तर्कों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पाई क्षेत्र में खेती होती थी? हड़प्पाई क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें खेती होती थी, इसके निम्नलिखित तर्क है। नंबर 1, हल्के प्रतिरूप। तो साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, हरियाणा में जो बनावली नामक क्षेत्र है, वहां पर हमें हल्के प्रतिरूप मिले, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ हड़प्पाई क्षेत्र में खेती होती थी। नंबर 2, जिसे कहते हैं जुते हुए खेत। ठीक है, राजस्थान के कालीबंगा नामक क्षेत्र पर कह सकते हैं जुते हुए खेत मिले हैं, और उससे हम ये कह सकते हैं कि वहां पर भी क्या होती थी, खेती होती थी। नंबर 3 है जिसे कहते हैं नहरों के अवशेष। अफगानिस्तान के शोरतुकई नामक क्षेत्र पर हमें यह पता चलता है कि हाँ, वहां पर क्या होती थी, खेती, क्योंकि नहरों के क्या मिले, अवशेष मिले। नंबर 4 है जिसे कहते हैं जलाशयों का प्रयोग। ठीक है, तो गुजरात के धोलावीरा नामक क्षेत्र पर हमें ऐसे अनेक प्रकार के जलाशय मिले हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा क्षेत्र में क्या होती थी, खेती होती थी। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है, इन सभी तर्कों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा क्षेत्र में क्या होती थी, खेती। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। व्याख्या करो, क्या मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था? हाँ भाई, ध्यान से सुनना। ठीक है, व्याख्या करो, क्या मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था? हाँ जी, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था, इसके निम्नलिखित तर्क है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो क्षेत्र पाया गया वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पर बात करते हैं दुर्ग की विशेषता। दुर्ग मतलब होता है किला। दुर्ग जो था थोड़ी ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है, और दूसरा था जिसे कहते हैं निचला शहर। तो निचला शहर जो था वो हमेशा क्या होता था, थोड़ा निचले स्थान पर बनाया गया था। ठीक है, इसके अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, मैं उसको बताने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं। दुर्ग को केवल और केवल पश्चिम में बनाया गया था, और निचले शहर को पूर्व में बनाया गया था। क्यों? ताकि सूरज की जो पहली किरण होगी वो निचले शहर के साथ साथ दुर्ग में भी पड़े, इसीलिए। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विशाल स्नानागार। स्नानागार क्या होता है? जैसे आज के टाइम पे लोग स्विमिंग पूल वगैरह जाते हैं, तो उस समय पर वो लोग क्या करते थे, स्नानागार जाते थे। और स्नानागार एक विशाल का क्षेत्र होता था जहां पर लोग क्या करते थे, मतलब स्नान करने जाते थे। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, यह स्नानागार 3 ओर से इसके क्या होते थे, कक्ष, और एक ओर से प्रवेश द्वार और निकास द्वार होता था। नंबर 2, ये जो स्नानागार था इसके 3 और कमरे बने हुए थे, लेकिन जो कोने वाले कक्ष होते थे उसमें कुआं होता था। ठीक है, नंबर 3,
इन सभी कक्षों में एक नाली थी, जिस नाली से गंदा पानी क्या होता था, बाहर जाता था। नंबर 4, इस पूरे के पूरे स्नानागार के बीचों बीच में एक तरल ताल था जिसे स्विमिंग पूल कहते हैं या जलाशय कह लो, ठीक है, और उसे भरा जाता था। नंबर 5, इस स्नानागार के अंदर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी जो उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में थी, ठीक है। नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं, इसमें पानी को जलबद्ध करने के लिए क्या किया गया था, जिप्सम के गारे का इस्तेमाल किया गया था ताकि पानी को क्या किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। अब हम अगली विशेषता बात करते हैं जिसे कहते हैं हम माल गोदाम। माल गोदाम क्या होता है, माल गोदाम जिसे हम वेयर हाउस भी कहते हैं, तीन ओर से इसके क्या बने हुए थे, तीन ओर से इसकी दीवारें थी और एक ओर से इसका दरवाजा होता था। नंबर 1। नंबर 2, इसकी छत लकड़ी की बनी थी क्योंकि समय के साथ वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। नंबर 3, इसी माल गोदाम में लोगों ने क्या रखा था, अनाज, ठीक है, इसके साथ साथ धातु और बाट हो गया या अन्य प्रकार की लकड़ी, पत्थर, तो ये सारी चीजों को लोग क्या करते थे, इसमें संभाल कर रखते थे। ये थी माल गोदाम की विशेषता, ठीक है। नंबर 3 है, तो जो जलाशय है ये एक प्राइवेट पूल कह लो, ठीक है। एक तो था स्नानागार जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे था, बड़े बड़े स्तर पे था, लेकिन एक था जिसे कहते हैं जलाशय जो छोटा स्तर पर था, ठीक है। उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ये जो होता था, इसमें भी पानी इकट्ठा होता था और लोग क्या करते थे, इसमें सार्वजनिक कार्य करते थे, ठीक है। अब निचले शहर की विशेषता की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला है जिसे कहते हैं हम नालियों की विशेषता, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना। प्रत्येक नाली घर की दीवार से सटी होती थी, कोई ना कोई एक दीवार से सटी होगी। नंबर 2, प्रत्येक नाली सड़क और घर की दीवार के बीच में होती थी। नंबर 3, घर की नाली सड़क की नाली में, सड़क की नाली बड़े नालों में, बड़े नाले बड़े बड़े नालों में, और उसके बाद वो बड़े बड़े हौज में जाकर मिलते थे। ये ग्रिड पद्धति कहलाती थी, ठीक है। नंबर 4, इन नालियों को पत्थरों से ढका गया था ताकि समय समय पर इसकी क्या की जा सके, सफाई, ठीक है। नंबर 5, इन नालियों के बीच में जालियां लगाई गई थी ताकि समय अनुसार उसमें क्या की जा सके, सफाई की जा सके, ठीक है। और इसके साथ साथ ये नालियां एक दूसरे को किस पे, समकोण पे काटती थी, ठीक है। ये नाली की विशेषता थी। अगला है जिसे हम कहते हैं सड़कों की विशेषता। तो हड़प्पा की जो सड़कें थी वो भी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। नंबर 2, ये सड़कें बीच में से उठी हुई होती थी और साइड से क्या होती थी, ढलान टाइप की, ताकि पानी जो गिरेगा वो क्या हो जाए, ढलान के माध्यम से नालियों में चला जाए, ठीक है। और नंबर 3, इन सड़कों को इस प्रकार बनाया गया था ताकि हवा चले तो हवा चलते ही क्या हो, पूरे के पूरे इलाके को क्या, हवा ही अपने साथ सारी धूल मिट्टी क्या कर दे, नाले में पहुंचा दे, ठीक है। अगला पॉइंट है जिसे कहते हैं घरों की विशेषताओं की बात करते हैं। घरों को इस प्रकार निर्मित किया गया था ताकि बाहरी व्यक्ति कोई भी अंदर ना झांक सके, और अगर वो झांकता है तो अंदर कुछ भी कार्य चल रहा हो उसके बारे में किसी को भी पता ना चले। इससे घर की गोपनीयता बनी रहती थी, ठीक है। नंबर 2, घर के आगे सीधा क्या होती थी, एक दीवार बनी होती थी और उस दीवार से ही अंदर का कुछ भी नहीं दिखता था, ठीक है। नंबर 3, घर के बीचों बीच में आंगन बना हुआ था जिसमें कढ़ाई, बुनाई, अचार सुखाना या अन्य प्रकार के कार्य होते थे। नंबर 4, घर के कोने वाले कक्ष में सीढ़ियां बनी हुई थी ताकि लोग फर्स्ट फ्लोर पर जा सके। नंबर 5, वहां पर क्या था, एक रसोई घर था और एक स्नान घर था, ठीक है। नंबर 6, प्रत्येक घर में एक ऐसा कक्ष होता था जिसका दरवाजा बाहर की ओर से होता था और उसमें कुआं बना होता था ताकि आने जाने वाले व्यक्ति क्या कर सके, वहां से पानी निकाले और उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। ये कुओं की संख्या अधिकतम कितनी पाई गई है, 700, ठीक है। प्रश्न आपका फिनिश हो चुका है, 8 नंबर का आता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पाई समाज में अवलोकन किस प्रकार किया जाता था। क्वेश्चन को समझो, अवलोकन का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है। तो उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज जिसे हम कहते हैं, हड़प्पाई समाज में समाज को अवलोकित करने के लिए दो प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें सबसे पहला है शवाधान की प्रक्रिया। देखो, शव जमा में आधान, ठीक है। शवाधान, शव मतलब मृत शरीर, आधान मतलब क्रियाक्रम, यानी मृत व्यक्ति को दफनाने की प्रक्रिया को शवाधान कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर दो प्रकार के शवाधान पाए गए हैं। नंबर 1 है जिसे कहते हैं विशिष्ट शवाधान। इस प्रकार के शवाधान में क्या होता था, व्यक्ति के मरने के पश्चात गड्ढा खोदा जाता था, उसमें व्यक्ति को लिटाया जाता था, उसमें लिटाने के पश्चात उसकी बहुमूल्य वस्तुएं और ऊपर से पत्थर से चिनाई की जाती थी। चिनाई मतलब एक प्लास्टर वगैरह कह लो अच्छे से, फिर पत्थर रख के उस पर क्या कर दिया जाता था, उसको ढक दिया जाता था, ठीक है।
एक ये गर्त मिली है, गर्त मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। नंबर 2 जिसे कहते हैं सामान्य शवाधान। सामान्य शवाधान वह शवाधान था जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को गड्ढा खोद के उसमें दफना दिया जाता था और उसकी बहुमूल्य वस्तुएं जो उसके लिए जरूरी होती थी उसे भी डाल दिया जाता था और उसमें गड्ढे को ऐसे ही दफन कर दिया जाता था। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार से कह सकते हैं मृत व्यक्ति को दफनाया जा रहा था, ठीक है। अगला है जिसे हम कहते हैं विलासिता की वस्तु। इस समय पर विलासिता की वस्तु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहाँ पर हमें एक ऐसा पात्र मिला है जिसे कहते हैं फ्योन्स। ये घिसी हुई रेत, बालू, ठीक है, और जिप्सम के गारे को मिलाकर बनाया गया था और इसका इस्तेमाल मुख्यतः मेन कह सकते हैं इत्र वगैरह रखने के लिए किया जाता था, ठीक है। निष्कर्ष क्या लिखोगे? यह वह तरीके हैं जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो चीज हमें कम मात्रा में मिली वो बहुमूल्य थी और वो अमीर व्यक्ति होंगे, और जो चीज हमें ज्यादा मात्रा में मिली वो बहुमूल्य नहीं होगी और वो कह सकते हैं लोग उसका सामान्य तौर पर क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है जिसे कहते हैं हड़प्पाई क्षेत्र में मनकों के निर्माण की प्रक्रिया बताइए। नंबर 1, मनके यानी कि मोती, इसके निर्माण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, ठीक है। हड़प्पाई क्षेत्र में मनकों के निर्माण करने के लिए अनेक प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 1 जिसे कहते हैं मनकों में प्रयुक्त पदार्थ। हड़प्पाई क्षेत्र में मनके सोना, चांदी, ठीक है, इसके साथ साथ कांसा हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ अनेक प्रकार के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था जिसमें कार्नेलियन, क्वार्ट्ज, ठीक है, सेलखड़ी, स्फटिक, चर्ट, जैस्पर, ये कुछ ऐसे पत्थर हैं जिनके माध्यम से क्या बनाए जाते थे, मनके। नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, टुकड़ों में विभाजन। आप सबने देखा होगा कि बचपन में हम क्या करते थे, छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ते थे, ऐसे यहाँ पर मनकों को टुकड़ों में विभाजित किया जाता था। नंबर 3 है जिसे कहते हैं मनकों को आकार प्रदान दिया जाता, ठीक है। मनकों को इस प्रकार बनाया जाता था ताकि वो ज्यादा भारी ना हो, ठीक है। नंबर 4 मनकों के आकार। यहाँ पर जो मनके थे वो अनेक प्रकार से बनाए गए थे जिसमें आपका गोलाकार, ढोलाकार, बेलनाकार, ठीक है, चक्राकार, और कुछ मनके जब टूट जाते थे उन्हें खंडित की संज्ञा दी गई थी। अगला पॉइंट है जिसे कहते हैं रंग प्रदान करना। ये सारे के सारे लोग क्या करते थे, इन मनकों को क्या करते थे, रंग प्रदान करते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अगला पॉइंट है जिसे कहते हैं पॉलिश करना। अंत में इन मनकों को पॉलिश कर दिया जाता था और ये बहुत ही ज्यादा चटकीले होते थे, ठीक है। देख लो चित्र मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पाई समाज में व्यापारिक संबंधित गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पाई क्षेत्र में व्यापार दो प्रकार के थे, एक था अंदरूनी व्यापार, एक था बाहरी व्यापार। पहले अंदरूनी व्यापार की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला शंख, नागेश्वर, ठीक है, जो गुजरात में है, और जो बालाकोट है वो पाकिस्तान में है। ये दोनों क्षेत्र ऐसे थे जो हड़प्पाई क्षेत्र के अंदर आते थे और यहीं से शंख मंगाए जाते थे। नंबर 2 जिसे कहते हैं कार्नेलियन, ये एक ऐसा पत्थर था जो गुजरात के भड़ौच नामक जगह से मंगाया जाता था, ठीक है। नंबर 3 सेलखड़ी, ये पत्थर मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मंगाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं अचल तांबा। ये इकलौता ऐसा तांबा था जो थोड़ा कम गुणवत्ता वाला था, ये राजस्थान के खेतड़ी से मंगाया जाता था, ठीक है। दूसरा है सुदूर क्षेत्रों से व्यापार। पहला है लारजद मणि, यह मणि मुख्यतः अफगानिस्तान के शोरतुगई नामक क्षेत्र से मंगाई जाती थी। नंबर 2 है जिसे हम कहते हैं निकल धातु वाला तांबा, ये मुख्यतः ओमान से मंगाया जाता था, ठीक है, यानी कि उस टाइम पर उसे मगान कहते थे, आज उसे क्या कहा जाता है, ओमान कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका था। निष्कर्ष क्या बताओगे, हड़प्पाई क्षेत्र के अंतर्गत अंदरूनी व्यापार भी होता था और बाहरी भी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पाई निवासी लंबी दूरी का संपर्क साधने के लिए किस प्रकार का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ। प्राचीन काल में क्या होता था कि अगर मैंने कोई संदेश किसी व्यक्ति को भेजा है तो वो संदेश कोई भी व्यक्ति बीच में पढ़ सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए हड़प्पा के निवासियों ने एक तरीका निकाला जिसमें वो क्या करते थे, एक सामान से भरा थैला लेते थे, ठीक है, यानी एक थैला ले लिया, उसके अंदर संदेश डाला और उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया। जब उसका मुंह रस्सी से बन जाता था तो उसके मुंह के ऊपर वो गीली मिट्टी डालते थे और गीली मिट्टी डालने के बाद हड़प्पा की मोहर लेते थे और गीली मिट्टी में छाप लगा देते थे और उस मिट्टी को सुखा दिया जाता था, ठीक है। और उस संदेश को एक राजा दूसरे राजा तक पहुंचाता था। यदि वो मिट्टी टूटी हुई मिलती थी इसका मतलब संदेश के साथ छेड़छाड़ हुई है, और वो मिट्टी अगर साफ सुथरी रहेगी
तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता। ठीक है, इसका आंसर मेरे को आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आज तक खोजा नहीं गया है। ठीक है, क्या हड़प्पा क्षेत्र की लिपि पढ़ी गई है? नहीं। तो मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला, रहस्यमय लिपि। यही इकलौती ऐसी लिपि है जिसे आज तक नहीं पढ़ा गया। आप खुद देख लो ना पढ़ के, अगर आपको समझ आ रही हो। ठीक है, नंबर 2, दाई से बाई ओर। ये राइट से शुरू होती थी और धीरे धीरे करके कहा लेफ्ट में आके खत्म होती थी। ठीक है, यानी दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखी जाती है। नंबर 3, इसमें एक पैराग्राफ में अधिकतम चिन्हों की संख्या थी, वो कितनी थी? 26। ठीक है, नंबर 4, जिसे हम कहते हैं वर्णों की संख्या। कुल मिलाकर यहाँ पर 375 से 400 वर्ण थे, जिसे याद कर पाना हड़प्पाई निवासियों के लिए बहुत ज्यादा क्या था? मुश्किल था। ठीक है, ये किसकी थी? लिपि की विशेषता। लेकिन निष्कर्ष क्या बताओगे? यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है, इसलिए हड़प्पा का इतिहास आज भी रहस्यमय बना हुआ है। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो संभावना के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बाढ़ की विशेषता कुछ इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहला, चर्ट नामक पत्थर। यह पार्ट मुख्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। नंबर 2, यह पार्ट मुख्यतः दो प्रकार के थे, बड़े पार्ट और छोटे पार्ट। ठीक है, अब इसी के बाद बात करते हैं तीसरा, जिसे कहते हैं छोटे पार्ट। छोटे पार्टों को मुख्यतः सोना, चांदी या कीमती धातु को तौलने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। ये दशमलव प्रणाली के अनुसार थे। ठीक है, और दूसरा है जिसे कहते हैं बड़े बाट। बड़े बाट जो थे वो द्विधारी थे, यानी दो दो का बाट होगा, 4 का होगा, 8 का होगा, 16 का होगा, 32 का होगा। ये संख्या कितनी थी? 12,800 तक। ठीक है, तो ये आपकी बाट की विशेषता थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण बताइए। इस चैप्टर का ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिक लगाना है आपको, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना। हड़प्पा सभ्यता जो एक विशालकाय सभ्यता है जिसे आज कोई पढ़ नहीं पाया है, इसके विनाश के या फिर खात्मे के कुछ कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, जिसे कहते हैं जलवायु परिवर्तन। अधिकतर लोगों ने यह माना कि जलवायु परिवर्तित हुई और सभ्यता का क्या हुआ होगा? नाश हुआ होगा। ठीक है, संभावना में बताना है हमें, तो नाश हुआ होगा। नंबर 2, सूखा। कुछ लोगों का यह कहना है कि हड़प्पाई क्षेत्र में जो नदी थी उसने अपना मार्ग बदला और जिस क्षेत्र में हड़प्पा थी वहां पे सूखे पड़ने के कारण सभ्यता का क्या हुआ होगा? अंत हुआ होगा। नंबर 3 है जिसे कहते हैं बाढ़। ठीक है, हड़प्पाई क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु नदी थी उसमें बाढ़ आने के कारण पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो क्या हो गई? उसी में समा गई, नदी में समा गई, पानी में समा गई और इसी वजह से सभ्यता का अंत हुआ होगा। ठीक है, नंबर 4, जिसे कहते हैं आर्य समाज का आक्रमण। बहुत समय पहले की बात है, विदेशों से आर्य समाज आए, आके हमारे ऊपर अटैक किया और हमारे लोगों को अपने अधीन कर दिया। ठीक है, नंबर 5, जिसे कहते हैं जंगलों का अत्यधिक प्रयोग। इतिहासकारों के पास कुछ तर्क नहीं था, तो उन्होंने क्या तर्क लगाया कि अधिकतर लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर जो कह सकते हैं जंगलों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया और जब कुछ बचा ही नहीं तो सभ्यता के लोग क्या हो गए? मर गए, क्योंकि उनके पास कुछ भी कह सकते हैं नहीं बचा था, ना ऑक्सीजन लेने के लिए ना खाने के लिए। नंबर 6 है आपका, जिसे कहते हैं भूमि का अत्यधिक प्रयोग। लोगों ने इतनी ज्यादा मात्रा में भूमि का प्रयोग किया कि वहां पर बंजर भूमि हो गई और जब कृषि नहीं हो पाई तो इस वजह से भी सभ्यता का क्या हुआ होगा? अंत हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं महामारी। बहुत से लोगों का मानना है कि वहां पर महामारी आई होगी जिस वजह से पूरी की पूरी सभ्यता का क्या हो गया होगा? विनाश। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका शैली का विस्थापन। शैली मतलब होता है तरीका। बहुत से लोगों ने अपना जीवन यहां से छोड़ के कहीं और जाके बिताना ही शुरू कर दिया, तो जब शैली ही चली जाएगी, तरीका ही चले जाएगा रहने का, तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस वजह से भी सभ्यता का क्या हुआ होगा? अंत हुआ होगा। ठीक है, अगला है, अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो इन सभी तर्कों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो एक विशालकाय सभ्यता थी उसका पतन अचानक से नहीं हुआ, लेकिन बहुत कह सकते हैं इसके कारण माने गए हैं। लेकिन अभी भी ये चीज कंफर्म नहीं है कि सभ्यता का पूर्ण रूप से अंत किस प्रकार हुआ है, क्योंकि लिपि नहीं पढ़ी गई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किन साक्ष्यों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पाई क्षेत्र में शासन व्यवस्था थी? लिपि तो पढ़ी नहीं गई, आप कैसे कह सकते हो यहाँ पे राजा था या नहीं था? तो लेकिन इतिहासकारों ने कुछ तर्क बताए हैं। ठीक है, उसी के आधार पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए।
सबसे पहला है जिसे कहते हैं एक राजा। ठीक है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि गुजरात से लेके कश्मीर तक एक ही प्रकार की ईंट का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब पूरे के पूरे इलाके में किसी एक व्यक्ति की चल रही होगी। ये एक राजा है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक राजा हुआ करता था। नंबर 2, अनेक राजा। कई सारे लोगों ने ऐसा माना कि धीरे धीरे करके बहुत सारे यहाँ पर कह सकते हैं राजा थे और वो एक राजा के अधीन रहकर क्या करते थे, कार्य करते थे। मतलब यहाँ पर बहुत सारे राजा थे। ठीक है, नंबर 3 जिसे कहते हैं प्राकृतिक पूजक। अधिकतर लोग तो ये मानते हैं कि ये लोग प्रकृति पूजक थे, यहाँ पर कोई राजा ही नहीं था। नंबर 4 मातृ देवी। बहुत से लोगों ने देखो यहाँ पर ये बताया, यहाँ पर एक मातृ देवी हुआ करती थी और लोग उसको क्या करते थे, पूजते थे। नंबर 5 आद्य शिव। बहुत से लोगों ने इनको आद्य शिव की संज्ञा दी है, यानी शिव जी का एक रूप माना है और लोगों का यह मानना था कि इनकी भी क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि इसी क्षेत्र में यहाँ पर लोगों ने अनेक प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं शासन व्यवस्था प्रचलित भी की होगी, लेकिन उसके बारे में हम सही से नहीं बता सकते क्योंकि लिपि नहीं पढ़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो एक विशालकाय सभ्यता मानी गई है, इसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। सबसे पहले है जिसे हम कहते हैं दयाराम साहनी। ठीक है, सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक एक क्षेत्र खोजा और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक सभ्यता का सबसे पुराना शहर मिला है, जिसके नाम पर ही सभ्यता का क्या नाम रखा गया, हड़प्पा सभ्यता। नंबर 2 रखालदास बनर्जी। सन 1922 में रखालदास बनर्जी ने एक और नया शहर खोजा जो मोहनजोदड़ो था, जो बहुत ही ज्यादा क्या था, प्रभावशाली था और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, नंबर 3 जैसे कहते हैं, इसमें नहीं है, मैं आपको वैसे बता देता हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जो है उसमें ये था, सर जॉन मार्शल ने 1924 में क्या किया, इस सभ्यता की क्या कर दी, इस सभ्यता का प्रचार प्रसार कर दिया और पूरे विश्व के लोगों को बताया कि हमने एक नई सभ्यता खोज ली है जो मौर्य साम्राज्य से भी पहले की है। ठीक है, निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। सन 1924 में जाकर जॉन मार्शल ने यह बताया संपूर्ण विश्व को कि यह एक सभ्यता है जिसे हमने क्या किया है, खोज लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका जिसे हम कहते हैं कनिंघम के भ्रम से आप क्या समझते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ के एक जनरल डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे और उनके सामने एक समस्या आई थी। जब वो सभ्यताओं की खोज कर रहे थे, ऐसे ही उनके एक शिष्य ने उन्हें एक मोहर लाके दी और वो मोहर जो थी उसके समय काल को उन्होंने कम आंका। मतलब वो मोहर जो थी वो 2600 ईसा पूर्व की थी, लेकिन उन्होंने इसे क्या बताया कि ज्यादा पुरानी नहीं होगी, या 6वीं या 7वीं ईस्वी की होगी, क्योंकि उस मोहर के बारे में उन्हें पता नहीं था और वहां की भाषा उसे समझ नहीं आई थी। इस वजह से वो एक ऐसी सभ्यता की खोज करने से चूक गए, क्योंकि वो सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता थी जिसकी खोज बाद में जाके किसने की, सर जॉन मार्शल ने। तो ये क्या था, बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप देख सकते हो कि मेरा हर साल का रिजल्ट आता है, 12वीं में बहुत अच्छा बच्चे क्या करते हैं, स्कोर करते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें।